बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट से इजराइल पूरी तरीके से बिलबिला गया है और उधर जुलानी की छाती पे इजराइल ने पिछले 24 घंटे में दूसरा हमला करके एक और बड़ी धमकी दी है। और रोज की तरह इस वीडियो के अंदर भी दुनिया भर की बड़ी बड़ी अपडेट्स मौजूद है, तमाम पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सपोर्ट आप कुछ ऐसे कर सकते हो कि चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा देखा करें। रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले तमाम हजरात में से जो लोग नए नए अभी इस चीज से जुड़े हैं, जो मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट और इजराइल पैलेस्टाइन के इशू के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए, और जो पहले से जानते हैं उनको रिमाइंड कराने के लिए बस कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि इजराइल दरअसल में पैदा कैसे हुआ। पिछले सैकड़ों सालों से जो यहूदी समुदाय के लोग अलग अलग कंट्रीज के अंदर रहते थे, वो बड़ी बड़ी साजिशें रच रहे थे कैसे भी करके फलस्तीन को रिप्लेस कर दे इजराइल से। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उनको ये मौका मिला। फिर इन्होंने अमेरिका समेत वेस्ट के तमाम आतंकी देशों के साथ मिलकर ओटोमन्स को हराया, जिनके कब्जे में फलस्तीन था। अब जब फलस्तीन ब्रिटिश, स्पेन और अमेरिका के हाथ में चला गया तो वादे के मुताबिक धीरे धीरे यहूदी समुदाय के लोगों को इन तमाम देशों ने फलस्तीन के अंदर भेजना शुरू किया। वहां से कहानी शुरू हुई। फिर इन्होंने फलस्तीन के लोगों को धीरे धीरे मारना शुरू किया, उनकी ज़मीनों पे कब्जा करना शुरू किया। फिर वेस्ट के देशों ने इनको हथियार प्रोवाइड कराए, फिर इन्होंने हथियार से अच्छे से कत्लेआम किया। कुल मिला के ये पिछले 76-78 सालों में इन्होंने लाखों फलस्तीनियों का कत्लेआम कर कर उन्हीं की ज़मीनों पर उनकी कब्र बनाकर उन पर अपने मकान बनाए और फिर अपना खड़ा कर लिया पूरा एक देश 1948 में, जिसको ऑफिशियल तौर पे अनाउंस भी कर दिया गया। और उसी के बाद से पूरे फलस्तीन के अंदर कत्लो गारत जारी है। गाजा के अंदर पिछले 16 महीनों से जो कुछ भी आप देख रहे हो वो इस लंबी स्टोरी के अंदर एक छोटा सा एपिसोड है जो 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था। बस फर्क इतना है कि 70 सालों के जुल्म का एक बार इन्होंने जवाब क्या दिया, पूरी दुनिया में इन्होंने छातियां पीटना शुरू कर दी। इससे एक फायदा यह भी हुआ कि वो मुसलमान जो गफलत की जिंदगी जी रहे थे उनको भी इस इशू का पता चल गया। अब गाजा से आने वाली जो एट्रोसिटीज की वीडियोस हैं, मकानों पर बॉम्ब गिराए गए, पूरे गाजा को कब्रिस्तान बनाया गया, 1 लाख के करीबन लोगों को मार दिया गया, खाना बंद, पीना बंद, बिजली बंद, हॉस्पिटल्स के अंदर दवाई नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स ही नहीं, सड़कों पर लाशें बिछी पड़ी हैं। ये पूरी दुनिया ने देखा, किसी से छुपा हुआ है नहीं। अब जाहिर है इंसानियत का गाना गाने वाली जितनी भी ये एजेंसीज हैं, इनको लीपा पोती करने के लिए कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना। जैसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, बनाई गई तो ये अमेरिका और वेस्ट के देशों के द्वारा ही है, इनके फेवर में बोलने के लिए। मगर पूरी दुनिया जब देख रही है, पूरी दुनिया ने प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देख लिया वीडियोस वगैरह जो आ रही हैं, तो उसको ये कैसे डिनाई कर सकते थे। तब इन्होंने एक छोटी सी बल चुन्नक सी एक रिपोर्ट पब्लिश की है इजराइल के खिलाफ कि इजराइल ने गाजा के अंदर बहुत बुरी तरीके से तबाही मचाई है, आम लोगों को मारा है, हॉस्पिटल्स के ऊपर बॉम्ब गिराए हैं, कब्रिस्तानों को नहीं छोड़ा, जो रिकंस्ट्रक्टिव सेंटर्स हैं उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। अब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई नहीं कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के पिछवाड़े में जैसे ज्वालामुखी फट गई। इन्होंने फौरी तौर पर एक स्टेटमेंट जारी करते हुए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को आतंकवादी ही घोषित कर दिया। इनका स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन्होंने कहा कि एंटी इजराइल सर्कस, जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के नाम से जाना जाता है, ये शुरू से ही यहूदी विरोधी यानी एंटी सेमेटिक, करप्ट, टेरर सपोर्टिंग और इररेलेवेंट बॉडी है। मतलब इसकी जरूरत ही नहीं है दुनिया को, ये खामा खामे बना रखा है। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के अंदर 7 अक्टूबर वाले दिन घुसकर जो कुछ भी किया, ये उस पर बात नहीं कर रहे, हमास की एट्रोसिटीज पर नहीं बोल रहे, ये सीधे इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट के पब्लिश होते ही ये विक्टिम और शरीफ बन गए, ये दुनिया के सताए हुए बन गए। लेकिन जब लेबनान से पंगा हुआ था, सीरिया से पंगा हुआ था, ईरान से पंगा हुआ था, तब ये क्या कह रहे थे, ये बड़े ही तकब्बुर वाले अल्फाज में तीनों को धमकी दे रहे थे कि देख लो गाजा का क्या हाल हुआ है, तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। वहीं पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के अंदर एक और हमला किया है। इस बार ये हमला एक सिविलियन घर पर था। घर पूरी तरीके से तबाह हो गया। घर के अंदर रहने वाले लोगों में कैजुअलिटीज रिपोर्ट की गई हैं, मारे गए हैं या घायल हुए हैं, ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जुलानी की तरफ से अभी भी एक भी शब्द नहीं आया है। उसके उलट इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने, जो एक धमकी मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी, ये लेटेस्ट धमकी दी है जुलानी को कि हम हर जगह आतंकियों पर इसी तरीके के हमले करेंगे और उनको मिटाएंगे, चाहे वो दमिश्क में हो या फिर सीरिया के अंदर किसी भी जगह पर। बशर अल असद की सरकार जैसी भी थी, जब इजराइल ने पहले माउंट हरमन पर हमला किया था गोलान हाइट्स के बाद, आपको बता दूं, मैं ये भी जानकारी दे दूं कि माउंट हरमन पे एक बार पहले भी हमला करके कब्जा करने की कोशिश की गई थी जब बशर अल असद से जंग चल रही थी। बशर अल असद की आर्मी ने इजराइल से
ये माउंट हरमन का जो इलाका है कम से कम ये तो वापस ले लिया था लड़के, लेकिन जुलानी की इतनी सी हिम्मत नहीं हो रही एक स्टेटमेंट तक जारी कर दे। वहीं ट्रंप ने ना जाने क्यों गाजा के प्लेन से पलटी मार ली है। ट्रंप ने कहा था ना कि गाजा के लोगों को हम एक्सपेल करेंगे और गाजा को अय्याशी का अड्डा बनाएंगे। अब इन्होंने पलटी मारते हुए नया स्टेटमेंट ये दिया है कि गाजा के एक भी इंसान को जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के सपोर्ट में उठने वाली तमाम आवाजों को कुचलना शुरू कर दिया गया है। महमूद खलील नाम का ये अमेरिका के न्यूयॉर्क का एक सिटीजन है जिसके पास अमेरिका की सिटीजनशिप भी है, ग्रीन कार्ड बताया जा रहा है, और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक ग्रेजुएट है, मतलब वहाँ पे पूरी तरीके से सेटल है। इस बंदे ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कई सारे पैलेस्टाइन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाया था। अब इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट कर रहा था, और इसी इल्ज़ाम के तहत इसको अमेरिका की इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट फौज ने अगवा कर लिया है। इनकी बीवी जो करीबन 8 महीने की प्रेग्नेंट है, दुनिया के सामने आके वो गुहार लगा रही है कि मेरे हस्बैंड को छुड़ाओ, वो सिर्फ मजलूमों के हक में आवाज़ उठा रहे थे। वहीं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जिनको 30 दिन का सीज फायर प्रपोजल पेश किया गया अमेरिका के द्वारा, ऐसा लग रहा है उनके एक्शन से कि उन्होंने इस सीज फायर प्रपोजल को इग्नोर कर दिया है, कोई तवज्जो नहीं दी है। और इसका जवाब कुछ इस अंदाज में दिया है कि मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनकर ये अपने कुर्स्क रीजन में पहुंचे हैं, जहां पर यूक्रेन ने अपनी बहुत बड़ी फौज को उतार दिया था ताकि रशिया पर काउंटर ऑफेंसिव किया जा सके, लेकिन वहां पर भी इनको हार का मुंह ही देखना पड़ा, बुरी तरीके से पीटे गए हैं। अब आगे क्या होने वाला है आप इस चीज से समझ सकते हो, अंदाजा यही लगाए जा रहे हैं कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उधर मैंने आपको जानकारी दी थी कि पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रोविंस में बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था जिसमें करीबन 500 लोग थे। उस ट्रेन को पाकिस्तान की आर्मी ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए वापस उन लोगों से छुड़ा लिया है। बताया गया है कि 33 से ज़्यादा जो लड़ाके थे वो मारे गए हैं, कई पैसेंजर्स भी मारे गए हैं। बहरहाल इन्होंने अपनी ट्रेन को उनसे छुड़वा लिया है बिना उनकी शर्तें माने। उनकी शर्तें ये थी कि हमारे जो कैदी तुम्हारी जेलों में बंद है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, फाइटर्स हैं, उनको रिहा करो और इनको ले जाओ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।